ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनि वार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को किसी के दबाव में रोकने के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए आज लोकसभा में कहा कि इस ऑपरेशन के सभी लक्ष्य तय समय में हासिल कर लिए गए थे और इसे किसी के दबाव में नहीं रोका गया। श्री सिंह ने सदन में पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दुनिया ने देखा और हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा और सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि हमने किसी के दबाव में आकर इसे नहीं रोका, बल्कि हमने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेरा है। हमारा मकसद युद्ध छेड़ना नहीं, बल्कि हमें आतंकवादियों के ढांचे को नेस्तनाबूद करना था, जिसे 22 मिनट में हासिल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सैन्य अभियान महानिदेशक डीजीएमओ के स्तर पर संपर्क कर आग्रह किया गया था कि अब कार्रवाई रोक दी जाए। ये पेशकश इस शर्त के साथ स्वीकार की गई कि यह अभियान सिर्फ रोका जा रहा है और अगर भविष्य में कोई दुस्साहस हुआ तो अभियान फिर प्रारंभ होगा। रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोग पूछते हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। ये सवाल राष्ट्रीय भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। जब लक्ष्य बड़े हों तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दे पर सवाल नहीं किए जाते। इससे देश की सुरक्षा, सैनिकों के सम्मान और उत्साह से ध्यान हट सकता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष को ये सवाल पूछना चाहिए था कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के कितने विमानों को गिराया और कितने ठिकानों को ध्वस्त किया। उन्होंने कहा कि जनता ने जब हमें विपक्ष की भूमिका दी थी तो हमने उसे निभाया था। उन्होंने कहा कि 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था और जब दुखद परिणाम आया था तो मशीनों और तोपों की चिंता न करके हमने देश की सीमा और सैनिकों की चिंता की। श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना के तालमेल का बेमिसाल उदाहरण है और इसमें पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हर पहलू पर बहुत गहराई से अध्ययन किया गया था और ये विकल्प चुना गया था कि केवल आतंकवादियों और उनके ठिकानों को ही ध्वस्त करना है और पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने बताया कि हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की और निर्णायक कार्रवाई की पूरी छूट दी। इसके बाद हमारी सेना ने आतंकवादियों को उनके ठिकानों में घुसकर मार गिराया। सेना ने हमारे देश की माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया है। ये सिंदूर अब सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि शौर्य की गाथा बन चुका है। मैं बेहद सावधानी से कह रहा हूं, इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी और उनके हैंडलर मारे गए हैं। वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है, लेकिन हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी संख्या गलत न बताई जाए। श्री सिंह ने कहा कि हमने केवल जवाबी कार्रवाई की। हालांकि पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन भारत ने इन सभी हमलों को विफल कर दिया। उन्होंने बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई पूरी तरह संतुलित और आत्मरक्षा के तहत की गई। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा पाकिस्तान विरोध उनकी आतंकवाद की नीति के कारण है। उन्होंने भगवान राम और कृष्ण का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी प्रवृत्ति भगवान राम और भगवान कृष्ण से प्रेरित है, जो हमें शौर्य भी सिखाती है और धैर्य भी सिखाती है। हमने भगवान कृष्ण से सीखा, शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामर्थ्य का प्रतीक था, जिसमें हमने दिखाया कि अगर कोई हमारे नागरिकों को मारेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। हमारा राजनीतिक तंत्र और नेतृत्व बिना किसी दबाव के काम करेगा। हमारी मिसाइलें भौतिक सीमाओं को पार करेंगी। वीर सैनिक दुश्मन की कमर तोड़ देंगे। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अमानवीयता की चरम सीमा बताते हुए कहा कि हमलावरों ने लोगों की पहचान उनके धर्म के आधार पर की और उन्हें निशाना बनाया। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि श्री राजनाथ सिंह ने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कभी उल्लेख नहीं किया कि कैसे पाकिस्तान से आतंकवादी पहलगाम पहुंचे और 26 लोगों को मार डाला। उन्होंने कहा कि पूरा देश और विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहा था। अचानक 10 मई को हमें पता चला कि युद्ध विराम हो गया है। क्यों? हम प्रधानमंत्री से जानना चाहते थे कि अगर पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार था तो आप रुके क्यों और किसके सामने आत्मसमर्पण किया?
अमेरिकी राष्ट्रपति 26 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान नारेबाजी करने पर विपक्षी सदस्यों के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि वो अपने दल के नेताओं को समझाएं कि जनता ने उन्हें पर्चियां फेंकने और तख्तियां लाने के लिए सदन में नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि देश ये जानना चाहता है कि आखिर प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से क्यों बाधित किया जा रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने बिहार में जारी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर लोकसभा में आज भी नारेबाजी जारी रखी। सदन की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य एसआईआर वापस लो के नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्ष की ओर से नारेबाजी बढ़ने पर श्री बिरला ने कहा, क्या ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? आप लोग आए थे और कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, आखिर अब सदन क्यों नहीं चलने दे रहे? हंगामे के दौरान ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि पर्यटन के क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है और आने वाले दिनों में पर्यटन क्षेत्र कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र बनेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पहल शुरू की है, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस पहल का परिणाम है कि अधिकतर बड़े होटलों से पानी के लिए प्लास्टिक की बोतल को हटा दिया गया है। श्री शेखावत ने कहा कि कुंभ के दौरान भी स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग का प्रभाव देखने को मिला। कुंभ में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन वहां कोई प्लास्टिक का कचरा नहीं देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार आग्रह के बाद भी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोबारा 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी फिर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे और एसआईआर वापस लेने की मांग करने लगे। अध्यक्ष के आग्रह के बाद भी सदस्यों की नारेबाजी नहीं रुकी। उसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि ये सदन है और उनका ये तरीका ठीक नहीं है। अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी बात का कोई असर न देखकर कार्यवाही अपराह्न 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उनका कहना था कि सदन में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ जो वार्ता हुई उसमें बिहार का मुद्दा शामिल नहीं था, इसलिए सदस्यों को इस पर हंगामा नहीं करना चाहिए और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। श्री बिरला ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा कि जब सहमति बन गई थी तो फिर सदस्य हंगामा क्यों कर रहे हैं। इससे पहले विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सुबह 11 बजे तक प्रश्नकाल नहीं चला और फिर 12 बजे तक शून्यकाल भी बाधित रहा। तेलुगु देशम पार्टी के लावो श्री कृष्ण देवरायलू ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि उसने दुनिया को आतंक दिया है और भारत ने अहिंसा। हालात ये है कि पाकिस्तान में आज़ादी के बाद कभी किसी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। हमने दलाई लामा जैसी शख्सियत को शरण दी, लेकिन पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकवादी को शरण दी। पाकिस्तान में आतंकवादी खुले आम घूम रहे हैं। वहां की सरकार आतंकवादियों को संरक्षण देकर अन्याय कर मानवता के खिलाफ काम कर रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के रामशंकर राजभर, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत, एनसीपी शरद गुट के अमर शरदराव काले, भाजपा के वैजयंत पांडा, कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा में पिछले सप्ताह से जारी गतिरोध आज भी बरकरार रहा और बैठक को 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:02 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे की वजह से उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। गत सप्ताह 21 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन में कोई कामकाज सामान्य ढंग से नहीं हो पाया है। इससे पहले 11 बजे बैठक शुरू होने पर तमिलनाडु से अन्ना द्रमुक के 2 सदस्यों एन धनपाल तथा आईएस इन बादुरे को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। धनपाल तथा इन बादुरे ने तमिल में शपथ ली।
इसके बाद उप सभापति हरवंश ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर विभिन्न मुद्दों पर तत्काल चर्चा के लिए 26 नोटिस मिले हैं। उन्होंने बताया कि ये नोटिस एसआईआर, बंगाली प्रवासी कामगारों के साथ दूसरे राज्यों में कथित दुर्व्यवहार, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों का विलय कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कथित उल्लंघन और छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी के मुद्दों को लेकर है। हरवंश ने कहा कि सभी नोटिस पूर्व में आसन द्वारा दी गई व्यवस्था के आलोक में समुचित नहीं पाए गए, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। अपने नोटिस खारिज किए जाने पर विरोध जताते हुए विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सदस्य अपने स्थानों से आगे आ गए। उप सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और अपने स्थानों पर लौट जाने के लिए कहा। उन्होंने शून्यकाल के तहत नाम निर्देशित सदस्य सुधा मूर्ति से अपना मुद्दा उठाने को कहा। सुधा मूर्ति ने आंगनबाड़ी से संबंधित मुद्दा उठाने का प्रयास किया। इस बीच हंगामा और बढ़ गया। हरवंश ने सदस्यों से कहा कि आंगनबाड़ी का मुद्दा महत्वपूर्ण है और सदस्यों को हंगामा नहीं करना चाहिए। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 11:10 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे बैठक के पुनः शुरू होने पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर, बांग्ला प्रवासी कामगारों के साथ दूसरे राज्यों में कथित भेदभाव सहित विभिन्न मुद्दों पर नियत कामकाज स्थगित कर तत्काल चर्चा किए जाने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। तिवाड़ी ने सदस्यों से कहा कि वे प्रश्नकाल चलने दें। उन्होंने कांग्रेस के मुकुल वासनिक से प्रश्न पूछने को कहा, जिनका प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित था। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया। सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने 12:03 पर ही बैठक को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच पीठासीन अध्यक्ष भुवनेश्वर कालिता ने समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल का नाम पुकारा। इस विधेयक को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पिछले सप्ताह चर्चा एवं पारित करने के लिए उच्च सदन में रखा था। पटेल चर्चा में भाग लेने के लिए अपनी बात शुरू कर पाते। इसी बीच विपक्ष के कई सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के कारण कालिता ने शुरू होने के 2 मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने राज्यसभा को बताया कि देश में वर्तमान में बिजली की कोई कमी नहीं है और अप्रैल-जून 2025 के दौरान गुजरात राज्य में ऊर्जा की मांग के अनुरूप पूरी आपूर्ति की गई है। नाइक ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता वर्तमान में 484.819 गीगावाट है। वर्ष 2014 के बाद से अब तक 260.784 गीगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है, जिससे भारत बिजली समृद्ध बन गया है। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने उच्च सदन को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश में इस वर्ष अब तक विमानों में तकनीकी गड़बड़ी के 183 मामले सामने आए हैं, जबकि 2024 में ऐसे मामलों में लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में विमानों में गंभीर खराबी के 2094 मामलों की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण हिस्सों की जांच और निरीक्षण की प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया है, ताकि प्रणालीगत खामियों की पहचान कर उन्हें दुरुस्त किया जा सके। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान लंदन गेटविक के लिए उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में नायडू ने यह भी बताया कि ओडिशा के पुरी में प्रस्तावित श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।